हेलो बच्चों। हेलो सर, कैसे हैं आप लोग? सर जी बहुत बढ़िया हैं। सर हमारे 2-3 टॉपिक बचे हुए हैं सर, उसको करा दीजिए। चलिए साहब उसको करा देते हैं फटाफट। स्टार्ट करते हैं अपना अगला चैप्टर एग्रीकल्चर इनकम का। बड़ा छोटा सा टॉपिक है बेटा, सेल्फ स्टडी लायक, लेकिन फिर भी चलो बता देते हैं आपको। ठीक है, एग्रीकल्चर इनकम, खेती बाड़ी की इनकम के ऊपर चैप्टर है ये, कि खेती बाड़ी की अगर आपकी इनकम है तो उस पर टैक्सेशन होना है क्या, और होना है तो कैसे होना है, वो देखेंगे हम। सबसे पहले लिखते हैं कि एग्रीकल्चरल इनकम जो भी होगी वो आपकी एग्जेम्प्ट होगी फ्रॉम इनकम टैक्स अंडर सेक्शन 10(1). ठीक है, किस में एग्जेम्प्ट होगी? 10(1) में एग्जेम्प्ट होगी। 10 लग गया मतलब एग्जामेशन वाला सेक्शन है जी साहब, एग्जामेशन वाला सेक्शन है या कुछ रिलैक्सेशन वाला सेक्शन है जी साहब। ये बात तो हमें समझ में आती है। तो कहते हैं सबसे पहले कि आपके पास अगर खेती बाड़ी से इनकम है तो वो आपकी एग्जेम्प्टेड इनकम है साहब, वो उस पर आपका टैक्स नहीं लिया जाएगा। किसानों की भलाई के लिए है, किसान लोगों को छूट देने के लिए छूट देने के लिए काम किया गया है, किसान लोग से टैक्स नहीं लिया जाएगा। लेकिन लिखे हैं अगर आपके पास एग्रीकल्चरल लैंड है जो कि आपकी इंडिया में नहीं है, सिचुएटेड है आउटसाइड इंडिया, सपोज कीजिए आपके पास लंदन में खेती की जमीन है, तो कहते हैं साहब लंदन में खेती की जमीन अगर आपके पास, देन इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चरल लैंड इज टैक्सेबल अंडर हेड अदर सोर्सेस। तब आपके ऊपर जो भी इनकम अराइज होगी, आपके लिए जो भी इनकम होगी उस अमेरिका वाली लंदन वाली लैंड पे, ठीक है, भले वो एग्रीकल्चर इनकम हो, वो अदर सोर्स के अंदर टैक्सेबल की जाएगी। जी सर, बात समझ में आती है। अब बात सर ये होती है कि एग्रीकल्चरल इनकम किसे कहते हैं? जब लॉ मेकर रिलेटिव को नहीं छोड़ता है, रिलेटिव भी डिफाइन कर देता है, तो फिर तो एग्रीकल्चरल इनकम बहुत बड़ा टर्म हो गया। तो साहब ये बता दीजिए कि एग्रीकल्चरल इनकम किसे कहेंगे? तो सेक्शन 2(1)(a) ये कहता है कि एग्रीकल्चरल इनकम का मतलब होगा मीन्स एनी रेंट अर्नड फ्रॉम land situated in India and that land is used for agricultural purpose। आपके पास कोई लैंड है जो कि इंडिया में सिचुएटेड है, कोई जमीन है, कोई जमीन का टुकड़ा है जो इंडिया में सिचुएटेड है, ठीक है, और उस जमीन के टुकड़े को खेती बाड़ी के लिए यूज किया जाता है, खेती बाड़ी के लिए यूज किया जाता है, यानी एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए यूज किया जाता है। तो उस केस में ऐसी अगर जमीन आपने किराए पर दे रखी है तो उस किराए को भी हम एग्रीकल्चरल इनकम मानेंगे। सर हमें बात समझ में नहीं आई, मैं बताता हूं आपको। आप लोगों ने अगर थोड़ा सा भी गांव से आप लोग का लिंक हो तो आप लोग को पता होगा, अगर आप लोग के पास खेत हो, पापा से पूछना कि पापा क्या हमारे पास खेत है? पापा बोलेंगे हाँ बेटा खेत है हमारे पास। खेत है क्वेश्चन मार्क, पापा बोलेंगे हाँ खेत है। तो पूछना पापा खेत कहाँ पे है? तो आपका जो भी गांव हो वो बताएंगे। तो पूछना क्या पापा आप खेती करते हैं? खेती करते हैं क्या? पापा बोलेंगे नहीं बेटा मैं खेती नहीं करता। तो पापा उस जमीन का क्या कर रखा है आपने? तो पापा आपको बताएंगे कि बेटा मैंने उस जमीन का हुंडा दे रखा है, हुंडा। ठीक है, हुंडा, या फिर इसको बोलते हैं बटैया, बटैया ऐसा कुछ टाइप। ठीक है, क्या दे रखा है? हुंडा या फिर बटैया दे रखा है। कहने का मतलब क्या होता है कि वो अपनी जमीन को उस गांव के ही लोकल, क्योंकि आपके पिताजी तो मान लो कहीं जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, तो कहीं बड़े शहर में मेट्रो सिटी में रह रहे हैं, तो बात हो रही है कि साहब उस जमीन का क्या होगा, जो आपकी गाँव में खेती की वाली जमीन है उसका क्या होगा? क्या पापा वहां जा जाके एग्रीकल्चर एक्टिविटी करा पाएंगे, खेती करा पाएंगे एग्रीकल्चरिंग? तो कहते हैं साहब वो बड़ा मुश्किल काम है कि बार बार गांव जाना, और दूर कहीं गांव है तो कैसे जाया जाए, नौकरी पेशा कहीं और है, क्या किया जाए साहब? तो कहते हैं साहब देखिएगा, हुंडा बटैया कॉन्सेप्ट होता है, उस गांव का ही लोकल कोई आदमी होता है, उसको वो खेत दे दिया जाता है, वो उस खेत पे खेती बाड़ी करता है अपना, और जो भी अनाज उपजता है उस अनाज को बेचकर उसमें कुछ रेशियो फिक्स कर लिया जाता है, हुंडा में कुछ और, बटैया में कुछ और, कि आधा हम लेंगे आधा तुम लोगे, या 3/4 हम लेंगे 1/4 तुम लोगे। तो करने वाले को क्या मिलेगा और जिसकी जमीन हो उसको क्या मिलेगा, उसका रेशियो बैठ के आपस में डिसाइड कर लिया जाता है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि अगर अब वही चीज है, तो आपके पापा के पास जो इनकम आ रही है उस जमीन को उन्होंने किराए पे चढ़ा रखा है, उस जमीन को उन्होंने किराए पे चढ़ा रखा है खेती बाड़ी के लिए ही। गांव के किसी लोकल आदमी को खोज के उसको उन्होंने दे दिया कि साहब इस पे खेती करो, जो भी पैसा आएगा उसको आधा आधा बांट लेंगे। समझ में आ रही है? तो जो आपके पापा को इनकम आ रही है उस हुंडा बटैया से, वो उनके लिए एग्रीकल्चरल इनकम है और वो उनके लिए एग्जेम्प्ट है। हैं सर एग्जेम्प्ट है? अभी के लिए समझो कि हाँ एग्जेम्प्ट है, आगे बताऊंगा कि इसमें भी गवर्नमेंट ने झोल कर रखा है। ठीक है, यूं ही नहीं कोई एग्जेम्प्ट हो जाता है, जैसे यूं ही नहीं कोई रजनीगंधा हो जाता है ना, वैसे ही यूं ही नहीं कोई एग्जेम्प्ट हो जाता है। देखना क्या कहते हैं,
एनी रेंट, कोई भी प्रकार का अगर रेंट मिला है आपको, कहाँ से, किसी भी लैंड पे जो कि इंडिया में सिचुएटेड है और उस लैंड को एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। खेतीबाड़ी वाली ज़मीन है उसको खेतीबाड़ी के पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है, उससे अगर आपको रेंट आता है तो वो रेंट भी आपका एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगा। यहाँ ब्रैकेट में लिख लेना हुंडा बटैया, ठीक है, हुंडा पे दिया या बटैया पे दिया तो जो भी आपके पापा को इनकम आ रही है वो प्राइमरली एग्जेम्प्ट है। अच्छा जी साहब, आगे बात कीजिए। आगे कहते हैं इनकम फ्रॉम सेल ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, जो खेतीबाड़ी का उपज है उसको अगर आप बेचते हैं तो उससे आने वाली इनकम। मान लीजिए आपने गेहूं बेचा, गर्मी का मौसम है साहब, गेहूं आपने बेचा, गेहूं बेच के आपको 1.25 लाख रुपया है और खेती कराने में आपने 50,000 रुपये खर्च कर दिए थे, तो इनकम कितनी हो गई साहब आपकी? तो कहते हैं साहब 75,000 रुपये इनकम हो गई। कहते हैं ये 75,000 रुपये आपकी क्या है, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को सेल करके, जो गेहूं उपजा है वो क्या है, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है, उसको सेल करके आपको इनकम हुई है। तो इनकम का मतलब क्या कि जो रिसिप्ट हुआ है उसमें से अपने खर्चे घटा लीजिए, 75,000 रुपये आपको इनकम हुई है, ये इनकम की बात कह रहे हैं ये भी एग्रीकल्चर इनकम है। अच्छा जी साहब, आगे क्या कहते हैं? आगे कहते हैं कि एनी इनकम डिराइव्ड फ्रॉम बिल्डिंग occupied by cultivator provided that the building is in the vicinity of land and such building is used by the cultivator as residential house or as storehouse. However, if such land or building is let out for residential or commercial purpose, then income from such land और बिल्डिंग शेल नॉट बी ट्रीटेड एज एग्रीकल्चरल इनकम। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, ध्यान से सुनिएगा। कहते हैं, ध्यान से पढ़ना एक एक शब्द, एनी इनकम, कोई भी प्रकार की अगर आपको इनकम होती है, डिराइव की जाती है किसी बिल्डिंग से जो कि कल्टीवेटर ने ऑक्यूपाई कर रखी है। कोई बिल्डिंग है साहब जो कल्टीवेटर ने, कल्टीवेटर मतलब जो भी जुताई बुआई का काम कर रहा है, जो किसान है उसके द्वारा अगर उसको उस बिल्डिंग को ऑक्यूपाई किया गया है, क्या करने के लिए, रहने के लिए या फिर उसको एज अ स्टोर यूज करने के लिए। और वो लैंड क्या है, वो बिल्डिंग कैसी है, वो बिल्डिंग लैंड की विसिनिटी में है। यानी कि सर समझाइए थोड़ा, कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए ये आपकी जमीन है और इस जमीन में कहीं आपने एक छोटा सा बिल्डिंग बना रखा है। अब इस बिल्डिंग को आपने बना रखा है, अब इस बिल्डिंग को आप यूज करते हो फॉर, जो कल्टीवेटर है, कल्टीवेटर यानी किसान जो है आपके, मतलब आपने अगर हुंडा बटैया दे रखा है तो वो हुंडा बटैया वाला किसान जो है अगर वो इसमें रहता है, कल्टीवेटर है वो कल्टीवेटर अगर इसमें रहता है, रेजिडेंशियल पर्पस के लिए यूज करता है, एज अ रेजिडेंशियल पर्पस के लिए उसको यूज करता है तो वो रख लीजिए। या फिर अगर आप इस बिल्डिंग को एज अ स्टोर यूज करते हैं और इस बिल्डिंग से आपको कभी कोई इस प्रकार की इनकम हो जाती है, ठीक है, तो इस इनकम को भी एग्रीकल्चर इनकम मानेंगे। सर ये कैसे पॉसिबल है कि वो इनकम हो जाए? सपोज कीजिए ये लैंड है आपकी, जी सर बात समझ में आती है, चलो फिर से बना देते हैं, लैंड थोड़ा एरिया भर गया है। मान लीजिए ये लैंड है, अब इसमें आपका बिल्डिंग है, ठीक है, इसमें आपने हुंडा बटैया पे इस जमीन को दे रखा है, तो हुंडा बटैया से आने वाली इनकम आपकी, इसमें खेती होती है पूरे में। अब यहाँ तो बिल्डिंग है तो यहाँ तो खेती हो नहीं पाएगी, नहीं साहब। अब इसमें क्या होता है कि स्टोर भी होता है गुड्स, और उसी में वो जो हुंडा बटैया जिसको आपने दिया है वो रहता है। तो रहता है तो आप कहते हैं साहब वो रहता है, उसका परिवार भी रहता है। तो आपने कहा साहब मैंने आपको बना के दे रखा है, जी साहब, तो एक काम कीजिए, जो भी अनाज उपजेगा उसका आधा आधा कर लिया जाएगा। वो कहता है ठीक है। मान लीजिए अनाज उपजा 1 लाख रुपए का, आधा वो रख लिया किसान और आधा आपके पिताजी ले आए घर पे। अब पिताजी आधा घर पे ले आए, उन्होंने कहा कि एक चीज और सुनो, मुझे 1,000 रुपये और चाहिए, 1,000 रुपये और चाहिए, मुझे 51,000 चाहिए, 51,000 चाहिए, और 1,000 रुपये तुम्हारा यहाँ से कट जाएगा। कहता है किस बात का साहब कट जाएगा? उन्होंने कहा तुम मेरे द्वारा प्रोवाइड की हुई बिल्डिंग में रहते हो, मेरे द्वारा प्रोवाइड की हुई बिल्डिंग में रहते हो। कहते हैं सर आपके काम से रहते हैं। कहते हैं क्या तुम्हारा काम नहीं होता क्या उसमें? हैं, तुम रह रहे हो अपने परिवार के साथ, क्या तुम अपना काम नहीं कर रहे? कह रहे हैं बिल्कुल साहब कर रहे हैं। चलिए साहब काट लीजिए। तो ये 1,000 रुपये जो है वो भी आपके पापा के लिए एग्रीकल्चरल इनकम मानी जाएगी। कहने का मतलब क्या है, इनकम कितनी थी आपको, उस बिल्डिंग से इनकम कितनी हुई? 1,000 रुपये जो आपने डिडक्ट कर लिया, ठीक है। 1,000 रुपये इनकम हुई, किससे हुआ? बिल्डिंग से हुआ जो कल्टीवेटर ने ऑक्यूपाई की है, और वो बिल्डिंग आपकी लैंड की विसिनिटी में है। विसिनिटी मतलब नियर बाई लोकेशन में है। वो जो जमीन है आपकी उससे सटा हुआ है या उसके नियर बाई लोकेशन में है, उसकी विसिनिटी में है,
ठीक है, वो बिल्डिंग आपकी जमीन की विसिनिटी में है। अच्छा, सच बिल्डिंग इज यूज्ड बाय द कल्टीवेटर फॉर रेजिडेंशियल हाउस, वो उसमें रहता है या फिर उसको स्टोर की तरह यूज करता है या बोथ। ठीक है, कहते हैं लेकिन ध्यान दीजिएगा, अगर वो लैंड या बिल्डिंग आपकी किराए पे दे दी जाती है, लेट आउट कर दी जाती है फॉर रेजिडेंशियल और कमर्शियल पर्पस, then the income from such land or building is not treated as agricultural income, अदर सोर्स में टैक्सेबल कर देंगे साहब। समझिए बात को। अब क्या कहते हैं, अगर इस बिल्डिंग को आपने, अगर यहाँ पे मान लीजिए जमीन है और ये बिल्डिंग है, अब इसमें आपने क्या किया, आपने क्या कहा कि एक दिन शादी पार्टी के लिए आपने कहा यहाँ पे टेंट गाड़ लीजिए साहब इस जमीन में, और यहाँ पे आपके रसोइये खाना बना लेंगे, और इस पर्पस के लिए आपने इसको किराए पे चढ़ा दिया। तो कहते हैं ये जो रेंट आएगा वो आपका अदर सोर्स में टैक्सेबल कर दिया जाएगा। अगर आपका धंधा ही यही है तब तो पीजीबीपी में चला जाएगा, अदरवाइज ये अदर सोर्स में टैक्सेबल हो जाएगा। आप अगर जमीन दे देते हो कि साहब शामियाना वालों को कि साहब इसमें आप अपना गाना बजाना कीजिए, शादी पार्टी की बुकिंग करा दिया आपने, ठीक है, शादी पार्टी की बुकिंग करा दिया, और यहाँ पे आपने कह दिया कि यहाँ खाना वाना बना लेंगे रसोई या वॉट एवर, जैसे भी आपने बारातियों के सोने का इंतजाम करा दिया, कुल मिला के आपने यहाँ पे इसको किराए पर दे रखा है फॉर अदर देन जो पर्पस बताया गया था, कल्टीवेटर के रहने और स्टोर रखने के लिए। ठीक है, इन दोनों चीजों के अलावा अगर आपने किसी कमर्शियल पर्पस के लिए या रेजिडेंशियल पर्पस के लिए किराए पे दे रखा है इसको, तो जो भी इनकम आती है वो आपकी टैक्सेबल कर ली जाएगी, उसे एग्रीकल्चर इनकम माना नहीं जाएगा। ओके सर, सर 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 हाँ हाँ, चलो एक चीज और, एक पॉइंट और बचा हुआ है। कहते हैं एनी इनकम डिराइव्ड फ्रॉम सैपलिंग और सीडलिंग ग्रोन इन अ नर्सरी। ठीक है, नर्सरी में अगर आप कुछ सैपलिंग सीडलिंग करते हो तो उससे आने वाली इनकम भी आपकी, नर्सरी समझते हो ना, नर्सरी, हाँ सर नर्सरी समझते हैं, वहां पे अगर आप कोई सैपलिंग सीडलिंग करते हो तो वहां से आने वाली इनकम भी आपकी एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी साहब। सर यहाँ पे एक नोट लिखा था एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के साथ, वो हमें समझा दीजिए जरा क्या चीज है। मैंने बोला कि अगर आपको एग्रीकल्चर प्रोड्यूस से इनकम होती है, मैंने बोला कि साहब अगर आपको एग्रीकल्चर प्रोड्यूस यानी खेती से जो भी उपजा है उसको बेचने से अगर कुछ इनकम होती है तो साहब वो इनकम आपकी एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी और वो एग्जेम्प्ट हुआ करेगा। जी साहब आपने बताया तो, लेकिन अब एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस में इनकम फ्रॉम सेल ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ये आपकी एग्जेम्प्ट होगी। अब उसके बारे में कुछ कहते हैं, रेफर नोट, देखिएगा नोट क्या कहता है। अब इस पे लगता है रूल 7 ऑफ इनकम टैक्स रूल्स 1962। क्या कहता है कि अगर आपने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो है उसको सेल किया है, अच्छा उसको अगर आपने रॉ फॉर्म में ही सेल कर दिया है, जैसे उपजा है वैसे ही सेल कर दिया है, तो फिर जो भी इनकम है आपकी वो सब एग्रीकल्चरल इनकम मानी जाएगी साहब। जो भी आपकी इनकम है सब एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी, जैसा उपजा वैसा ही सेल कर दिया। अच्छा अगर आपने उसके ऊपर कोई प्रोसेस अप्लाई की है, अगर आपने उसको बेचा है आफ्टर अप्लाइंग अ प्रोसेस, उसके ऊपर कोई प्रक्रिया आपने लगाई है, अच्छा तो ये देखा जाएगा कि क्या वो प्रोसेस जरूरी था सेल करने के लिए, क्या उसके बिना सेल नहीं पॉसिबल थी। फॉर एग्जांपल मैं बताता हूं, काजू जो होता है ना बेटा, काजू हाँ सर काजू हम जानते हैं, काजू ना कवर में होता है, काजू कवर के अंदर होता है, लेकिन वो कवर ना जहरीला होता है, उस काजू के कवर में से कुछ तेल टाइप सा कुछ निकलता है जो कि जहरीला होता है। इसलिए आप देखोगे कि काजू कभी भी आपको कवर सहित नहीं बेचा जाता, काजू कभी भी कवर सहित नहीं बेचा जाता। बादाम आपको कवर सहित बेचा जाता है, पिस्ता आपको कवर सहित बेचा जाता है, मूंगफली आपको कवर सहित बेची जाती है, बट कभी भी आप काजू को कवर सहित नहीं देखोगे। रीजन वाई, क्योंकि काजू का कवर जहरीला होता है। तो कुल मिला के क्या काजू का कवर हटाना कंपलसरी था बेचने के लिए उसको? यस, काजू का कवर हटाना कंपलसरी था। तो कहते हैं तो कोई बात नहीं, जो भी इनकम है वो सब एग्रीकल्चरल इनकम है। लेकिन अगर आपने जो प्रोसेस अप्लाई की है वो सेल के लिए कंपलसरी नहीं है, उसके बिना भी सेल की जा सकती थी। तो अगर वो प्रोसेस ऑप्शनल है तो हम क्या करेंगे? कहते हैं अगर वो प्रोसेस ऑप्शनल है तो हम क्या करेंगे, जो भी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है विदाउट फर्दर प्रोसेसिंग, यानी जो भी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस निकला यानी रॉ फॉर्म में, उसकी फेयर मार्केट वैल्यू रख लीजिए। रॉ फॉर्म में जो भी आपका एग्रीकल्चर प्रोड्यूस निकला उसकी फेयर मार्केट वैल्यू रख लीजिए। अच्छा, उस एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को उपजाने में जो भी आपकी कॉस्ट लगी कल्टीवेशन की, वो आप घटा लीजिए यहाँ पर।
ठीक है, जो भी उसको उपजाने में आपका खर्चा है वो घटा लीजिए, ये इनकम आपकी एग्रीकल्चर इनकम है। यानी रॉ फॉर्म में उसकी फेयर मार्केट वैल्यू ले लीजिए, उसमें से जो भी आपका खर्चा हुआ है उसको उपजाने में वो आप घटा लीजिए, लेबर लगा होगा, बीज लगा होगा, खाद का पैसा लगा होगा, सिंचाई का पैसा लगा होगा, ठीक है, वो सब आप घटा लीजिए, जो भी इनकम है वो आपकी एग्रीकल्चरल इनकम है। अच्छा साहब, लेकिन आपने तो इसको प्रोसेस करने के बाद बेचा है, तो कहते हैं जो आपने प्रोसेस के बाद मटेरियल आपके पास है उसको आपने बेचा है, उसका तो सेल प्रोसीड आपको पता ही होगा कितने रुपए में बेचा है। कहते हैं जी साहब वो रख लीजिए। अच्छा, अब एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो कि रॉ फॉर्म में थी उसकी फेयर मार्केट वैल्यू घटा लीजिए, यही तो थी, यही वैल्यू मतलब फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, ये एफएमवी है ना, रॉ फॉर्म में जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस आपके पास आया है उस रॉ फॉर्म में जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की फेयर मार्केट वैल्यू आपने ली है उसको यहां पर घटा लीजिए, उसको यहां पर घटा लीजिए। क्यों? क्योंकि उसको तो एग्रीकल्चर इनकम मान रहे हैं ना। तो कहते हैं फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, तो जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जिस पे आपने प्रोसेस अप्लाई किया है इसको रॉ फॉर्म में इसकी फेयर मार्केट वैल्यू लेके यहाँ पे टैक्स निकाले हैं, रॉ फॉर्म में इसकी वैल्यू लेके, रॉ फॉर्म में इसकी वैल्यू लेके यहाँ पे टैक्स निकाले हैं जी साहब। तो कहते हैं यहां तक तो टैक्स आपको कर चुके, एग्रीकल्चर इनकम मान लिए, तो उसको आप घटा लीजिए। अच्छा, प्रोसेस करने में आपकी कॉस्ट क्या आई, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट क्या आई, वो आप घटा लीजिए यहाँ पे। तो कहते हैं सेल प्रोसीड रखिए आप फाइनल प्रोडक्ट का, उसमें से आप फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस घटा लीजिए और फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट घटा लीजिए, ये आपकी बिजनेस इनकम मानी जाएगी। जी सर, बात समझ में आती है। तो बहुत सिंपल सा था ये वाला भी जी साहब, सिंपल तो था सर। क्या कहते हैं? कहते हैं साहब देखिए, अगर आपने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस आपके पास है उसको आपने बेचा है और एज इट इज बेच दिया है, वो रॉ फॉर्म में आया था, आपने रॉ फॉर्म में ही उसको बेच दिया है, ठीक है, रॉ फॉर्म में आया था, रॉ फॉर्म में आया था, रॉ में ही आपने उसको बेच दिया एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को, तो सारी इनकम आपकी एग्रीकल्चर इनकम है। लेकिन अगर आपने उसके ऊपर कोई प्रोसेस अप्लाई की है और तो यही देखेंगे कि क्या वो प्रोसेस कंपलसरी थी, जैसे काजू का खोल, तो फिर यहाँ पे आपको अगर वो काजू का खोल हटाना कंपलसरी है तो फिर हटाने के बाद भी अगर आप उसको बेचते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, वो आपकी एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी जो भी सेल प्रोसीड है। लेकिन अगर आपका प्रोसेस ऑप्शनल है, तो प्रोसेस अगर ऑप्शनल है तो फिर क्या करेंगे, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस जो रॉ फॉर्म में है, रॉ फॉर्म की फेयर मार्केट वैल्यू जान लीजिए, उसमें से आप जो भी आपका खर्चा हुआ है उसको उपजाने में वो घटा लीजिए, सिंचाई का, खाद का, लेबर का, ठीक है, यूरिया का जो भी है, ये आपकी एग्रीकल्चर इनकम है, ये आपकी एग्जेम्प्ट हो जाएगी। और इसके अलावा कहते हैं सेल प्रोसीड, फाइनल प्रोडक्ट जो आपने प्रोसेस के बाद फाइनल प्रोडक्ट आपके पास है उसको आपने बेचा है, उसका सेल प्रोसीड रख लीजिए, जो भी आपको बेच के पैसा मिला है वो। फेयर मार्केट वैल्यू यानी इसको ही घटा लीजिए, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस रॉ फॉर्म में अगर होता तो क्या होती और प्रोसेस में क्या कॉस्ट लगी है वो घटा लीजिए, ये आपकी पीजीबीपी की इनकम मानी जाएगी, ये आपकी टैक्सेबल इनकम होगी और ये आपकी एग्जेम्प्ट इनकम होगी। बात समझ में आती है क्या? बिल्कुल सर, बात समझ में आती है। अब देखिए क्या कहते हैं, एक एग्जांपल, कुंदन लाल ग्रो करते हैं शुगर केन एंड यूज करते हैं द सेम फॉर द पर्पस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ शुगर। अब वो गन्ना उपजाते हैं और उससे शुगर बना देते हैं, चीनी बना देते हैं अपनी फैक्ट्री में, ठीक है। कहते हैं 40% ऑफ द शुगर केन प्रोड्यूस इज सोल्ड फॉर ₹15 लाख। 40% जो भी उपजा है उसका 40% उन्होंने 15 लाख में बेच दिया, एज इट इज शुगर केन बेच दिया। 40% ऑफ द शुगर केन प्रोड्यूस उन्होंने 15 लाख रुपए में बेच दिया, यानी ये इनकम तो इनकी पूरी एग्रीकल्चर इनकम है। लेकिन ये इनकम नहीं है, अभी सुनिएगा, कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन 8 लाख रुपए, ठीक है। तो समझिएगा, गन्ना बेचा उन्होंने 15 में और 8 लाख रुपए वो उतने पोर्शन का 40% गन्ना उपजाने में इनका खर्चा हुआ था, तो यानी 7 लाख रुपए इनकी एग्रीकल्चर इनकम हो गई अभी तक में, ठीक है साहब। ये तो एग्रीकल्चर इनकम है क्योंकि ये शुगर केन बेचा इन्होंने, ठीक। अच्छा, 60% का क्या किया सर? 60% का इन्होंने क्या किया, तो 60% ऑफ शुगर केन प्रोड्यूस्ड इज फर्दर सब्जेक्टेड टू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ शुगर। अब उन्होंने क्या किया, 60% को रोक लिया, उससे उन्होंने चीनी बनाने का काम चालू कर दिया। अब कहते हैं मार्केट वैल्यू ऑफ सेम, मार्केट वैल्यू ऑफ द सेम इज 33 लाख। अब कहते हैं अगर उसी समय ये 60% इन्होंने अगर शुगर केन बेच दिया होता तो उसको 33 लाख रुपए मिल जाता और कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन उस पार्ट का 21 लाख होता। अच्छा, तो कायदे से देखा जाए तो ये भी आपकी एग्रीकल्चर इनकम है। 33 माइनस 21 ये कितना होता है सर? 3 में से 1 गया 2 और 3 में से 2 गया 1, 12, ये होता है 12 आपका, ये भी आपकी एग्रीकल्चरल इनकम है।
अब इन्होंने क्या कहा कि पोस्ट इंकरिंग 3 लाख इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ शुगर दैट शुगर केन वॉज सब्जेक्टेड टू शुगर प्रोडक्शन, वो सेल कर दिया गया आपका 40 लाख रुपए में। अब उन्होंने क्या कहा कि साहब ये 60%, समझना बात को, टोटल जो भी शुगर उपजा उसका 40% इन्होंने एज इट इज बेच दिया 15 लाख में, और वो 40% जिसको 15 लाख में बेचा उसको उपजाने में 8 लाख का खर्चा आया था। 60% को इन्होंने फर्दर प्रोसेस में डाला और उससे चीनी बनाया। तो कहते हैं अब अगर ये 60% शुगर केन एज उसी शुगर केन ही बेच देते, यानी गन्ना ही बेच देते, तो इनको 33 लाख रुपए मिल जाता। यही तो फेयर मार्केट वैल्यू निकाला इन्होंने। मार्केट वैल्यू 33 लाख होता, अगर वही बेच देते तो 33 मिल जाता, लेकिन उतना 33 ऐसे नहीं मिलता। 21 लाख रुपए खर्चा हुआ है गन्ना उपजाने में, 21 लाख रुपए खर्चा हुआ है। तो साहब कितनी इनकम है एग्रीकल्चरल? 33 माइनस 21 12 लाख। कहते हैं चीनी बनाने में इन्होंने एक्चुअली में तो चीनी शुगर को बेचा नहीं, शुगर केन को, सॉरी, एक्चुअली में उन्होंने शुगर केन को बेचा नहीं, उन्होंने तो प्रोसेस करके चीनी बेचा। कहते हैं अब चीनी बनाने में, गन्ने से चीनी बनाने में 3 लाख रुपए इनका खर्चा हो गया। अच्छा, अब फाइनली जो शुगर था वो 40 लाख में बेचा गया। तो कहते हैं यहाँ रखिए 40, और फेयर मार्केट वैल्यू जो थी वहां तक तो हम टैक्सेबिलिटी निकाल चुके हैं, वहां तक तो एग्रीकल्चर इनकम आई है, ठीक है। तो 33 लाख वो घटा लीजिए फेयर मार्केट वैल्यू, और फर्दर प्रोसेस कॉस्ट 3 लाख रुपए ये घटा लीजिए, यानी 4 लाख रुपए आपकी पीजीबीपी की इनकम बन जाएगी। ये आपकी एग्जेम्प्ट नहीं है, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पर आया है, देखिए 33 में से 21 गया है, 12 आया है, और 700, ये 15 में से 8 गया है, 700 वो आया है, टोटल 19, और यहाँ पे 4000 में से 33 और 3 घटा है, तो 400 रुपए आपकी पीजीबीपी की इनकम आई है। जी सर, बात समझ में आती है। अब आ जाना स्पेशल रूल फॉर टी, कॉफी, रबड़, ठीक है। टी, कॉफी, रबड़, टी, कॉफी, रबड़, इनके लिए स्पेशल रूल है। कहते हैं क्या, अगर आप टी यानी चाय के बागान हैं आपके, ठीक है, या फिर कॉफी की खेती आप करते हो, ठीक है ना, कॉफी का पेड़ लगाते हो, उससे कॉफी के बीज और फिर उसको मतलब जो भी है उसमें आप इन्वॉल्व होते हो, या फिर रबर के पौधे होते हैं, पौधों में से दूध गिरता है, उस पौधे से दूध गिरता है, तो उस दूध को कलेक्ट किया जाता है, उसको जगह जगह काटा जाता है और वो दूध गिरता है, फिर वो उस दूध को क्या कहता है, प्रोसेस करके रबर बनाया जाता है जिससे आप मिटाते हो। तो कहते हैं अगर आप टी, कॉफी, रबड़ की खेती करते हो तो कितना आपका एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगा। चीजें समझना आपको, चाय की पत्तियां होती हैं, चाय की पत्तियां होती हैं। अब आप घर में चाय देखते हो कैसी होती है, दाना 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 होता है ना, काले रंग का, भूरे रंग का, हा? उसमें अब तो कह रहे हैं कि इसमें हमने पत्तियां डाली हैं थोड़ी सी भूज के, ठीक है। भूज के मतलब भून के रोस्ट करके जो भी है वो आप पानी में डालोगे तो खुल जाएगी। अब बड़ी पत्तियां हैं, 15% बड़ी पत्तियां आ रही हैं अब तो जो भी है मतलब चाय की पत्तियां हैं। एक बाघ बकरी चाय आती है, एक बड़ी तरह की चाय आती है साहब। तो सुनो, तो असल में समझे बात को, चाय की पत्तियां होती हैं, पत्तियां, पौधे होते हैं, चाय के बागान होते हैं, इतने बड़े बड़े पौधे होते हैं और बड़े होते हैं, ठीक है। तो चाय के बागान होते हैं, तो उसमें पत्तियां होती हैं, उन पत्तियों को तोड़ा जाता है। लेकिन आपको जो चाय आप चाय में अपने डालते हो वो पत्तियां नहीं डालते हो आप, पत्तियां हरी हरी पत्तियां नहीं डालते हो आप, उसको प्रोसेस किया जाता है और उसके बाद जो वो आपको पास गोल गोल दानों जैसी आती है वो चाय आपके पास आती है। यानी कि चाय का प्रोसेस होना जरूरी है, ठीक है, चाय का प्रोसेस होना जरूरी है। तो सर क्या वो बिकता नहीं है? अब यूं तो चावल का भी प्रोसेस होना जरूरी है। अगर आप देखो तो धान उपजता है, धान वो एक कवर में होता है, फिर क्या किया जाता है, उसका वो छिलका हटाया जाता है, उसके बाद वो हल्का हल्का पीला होता है, फिर उसको पॉलिश किया जाता है, रगड़ा जाता है, ठीक है। तो उसका ब्रैन जिसे बोलते हैं राइस ब्रैन, तो वो ब्रैन हटाया जाता है, भूसी हटाई जाती है, फिर उस भूसी को भी पेड़ के तेल निकाला जाता है, समझ रहे हो, राइस ब्रैन ऑयल हो जाता है वो। तो वो चीज़ है। तो जो भी सारी चीजें कुल मिला के एक प्रोसेस अप्लाई करना उस पर जरूरी है जिससे वो आपके कंजम्पशन के फॉर्म में लाया जा सके। तो धान भी बिकता है, धान बिकता है। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस क्या है? धान। चावल एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं है, धान एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, ठीक है। सिमिलरली जो चाय की पत्तियां हैं, वो पत्तियां हरी हरी, जो इतनी बड़ी बड़ी पत्तियां हैं हरी हरी, वो आपके लिए एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हैं। तो सर जो गोल गोल दाने हम लोग डालते हैं अपने चाय में, वो क्या है? वो एक प्रोसेस के बाद आया है। तो कुल मिला के एक प्रोसेस लगाया ना आपने, तो अब यहाँ पे गवर्नमेंट ने एक फिक्स कर दिया कि साहब कितनी इनकम एग्रीकल्चर मानेंगे, कितनी इनकम हम बिजनेस इनकम मानेंगे। कहते हैं अब आ जाइए, अगर आप रबर की खेती कर रहे हैं
तो 65% आपकी एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी और 35% आपकी बिजनेस इनकम मानी जाएगी, क्योंकि रबर का दूध से आप सीधा दूध, पेड़ से दूध चुआ और उस दूध को लेके आप कागज पे मिटाना चालू कर दो तो वो पुत जाएगा, वाइटनर का काम कर देगा। समझ रहे हो मेरी बात? जी साहब। तो उसको एक प्रोसेस के तरीके से हार्ड किया गया है और उसमें कुछ केमिकल डाल के ऐसा बनाया गया जिससे कि आप लिखा हुआ मिटा सको। समझ रहे हो? जी सर, हमें समझ में आ रही बात। तो वही लिखा हुआ है कि अगर आप रबर की खेती में इन्वॉल्व हो, उसको ग्रो करते हो, मैन्युफैक्चरिंग करते हो रबर की, तो फिर 60% आप ग्रो करते हो, यानी पेड़ लगाया आपने, उसको आप कट लगा के उसका दूध कलेक्ट करते हो, वो एक लिक्विड फॉर्म में होता है, फिर आप मैन्युफैक्चरिंग करते हो रबर का, उसी से आप रबर बना देते हो। ठीक है, रबर बना देते हो, तो फिर आपकी 65% एग्रीकल्चरल इनकम है और 35% आपकी बिजनेस इनकम है। सर अगर मैं सिर्फ पेड़ लगाता हूँ, दूध कलेक्ट करता हूँ और दूध ही बेच देता हूँ किसी फैक्ट्री को जहाँ पे रबर बनता है, तो फिर वो आपकी 100% एग्रीकल्चरल इनकम है, क्योंकि आपने उस पर फर्दर प्रोसेस अप्लाई नहीं किया, आपने रबर नहीं बेचा है, आपने रबर वाला दूध बेचा है। समझ रहे मेरी बात? तो आपकी 100% वो एग्रीकल्चरल इनकम मानी जाएगी। अच्छा साहब, अगर मैं ग्रो करता हूं, मैन्युफैक्चरिंग करता हूं कॉफी की, अगर मैं ग्रो भी करता हूं, मैन्युफैक्चरिंग भी करता हूं कॉफी की, ठीक है, और वो जो कॉफी है उसको मैं ग्रोन करता हूं और क्योर करता हूं, ठीक है ना, क्योर करता हूं, तो फिर कहते हैं क्या 75% आपकी एग्रीकल्चर इनकम, 25% आपकी बिजनेस इनकम मानी जाएगी। अच्छा, मैं ग्रो तो करता ही हूं, क्योर तो करता ही हूं, साथ साथ में उसको रोस्ट भूज भी देता हूं बेटा, मैं उसकी भुनाई भी कर देता हूं, उसको रोस्ट भी कर देता हूं और उसको ग्राउंडिंग भी कर देता हूं उसकी, ठीक है। तो फिर कहते हैं अब आपने कुछ ज्यादा प्रोसेस अप्लाई कर दिया है, इसलिए 40% आपकी बिजनेस इनकम और 60% आपकी एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी। सर मैं टी को, मतलब चाय के पत्तियां नहीं लिखी हैं, तो चाय की पत्तियां मैं ग्रो करता हूं और फिर मैन्युफैक्चरिंग करके मैं दाने दाने बना देता हूं जिससे कंजम्पशन में आ जाए, तो फिर 60% आपकी एग्रीकल्चर इनकम और 40% आपकी बिजनेस इनकम मानी जाएगी। सर मैं चाय की पत्तियां बेच देता हूं सीधा, 100% आपकी एग्रीकल्चर इनकम। सर मैं वो रबड़ वाला दूध बेच देता हूं सीधा, तो आपकी 100% एग्रीकल्चर इनकम है। सर मैं कॉफी उपजाता हूं और कॉफी जिस पेड़ से उगता है उसको ही मैं, मतलब वो कॉफी के जो बीज होते हैं वही मैं बेच देता हूं सीधा, ठीक है, कॉफी वाला। तो उसको मैं ग्रोन करके क्योर और नहीं करता, रोस्ट नहीं करता, ग्राउंडिंग नहीं करता, छटैया टैया कुछ नहीं करता, मैं उसको बुनाई उनाई कुछ नहीं करता, तो फिर आपकी 100% एग्रीकल्चरल इनकम है। हाँ, उसके ऊपर आपने कोई प्रोसेस अप्लाई कर दी है तो फिर ये रैशनल आपके ऊपर अप्लाई कर दिएगा, इसमें झगड़े ना हो। कोई कहता था इतना है, इतना है, इतना है, इतना है, मेरा इतना लग गया, उतना लग गया, उन्होंने कहा कुछ नहीं, बवाल खत्म, आज से नोशनली हमने फिक्स कर दिया, इतना माना जाएगा, काम खत्म, ठीक है। अब देखिएगा साहब, अगली बात, एग्रीकल्चरल इनकम वही चैप्टर है आपका, उसके बारे में कुछ नोट्स हैं। कहते हैं बाइफर्केशन शुड बी डन आफ्टर क्लेमिंग डिडक्शन अंडर सेक्शन 33 AB एंड अदर PGBP डिडक्शंस लाइक डेप्रिसिएशन एटसेट्रा। क्या कहते हैं? कह रहे हैं साहब ये जो 60-40 कर रहे हो, 75-25 कर रहे हो, कहाँ सर? ये ऊपर वाला, ये जो 65-35, 75-25, 60-40, 60-40 ये जो कर रहे हैं आप, वो कैसे करना है? तो पहले आपको 33 AB की डिडक्शन दे देना। सर ये क्या था? वो याद आ रहा है PGBP में आपको टी कॉफी रबर बोर्ड में आपको कंट्रीब्यूशन करना था, तो फिर आपका कुछ एग्जाम्पशन मिल जाती थी अप टू, समझ में आ रही बात, 31 मार्च या फिर अप टू द ड्यू डेट ऑफ ROI, उस समय तक आपको करना था, डिडक्शन मिल जाती थी। तो कह रहे हैं हाँ साहब याद तो आ रही है, तो कह रहे हैं पहले आप डिडक्शन क्लेम कर लो, पहले डिडक्शन क्लेम कर लो, उसके बाद ये 60-40 करना, उसके बाद जो इनकम आएगी उस पर 60-40 आप अप्लाई करना। कहते हैं ठीक से समझ में आता है हमें। अब एक चीज और बताइए, कहते हैं इफ इनकम ऑफ द असेसी इज पार्टली फ्रॉम बिजनेस एंड पार्टली फ्रॉम एग्रीकल्चरल, अगर पार्टली आपकी इनकम बिजनेस से है, पार्टली एग्रीकल्चरल से है, यानी ऊपर वाला केस है, देन डेप्रिसिएशन हैज टू बी कैलकुलेटेड ऑन अजम्पशन दैट टोटल इनकम ऑफ द असेसी फ्रॉम बिजनेस ओनली। जो समझो बात को क्या चीज है, यहाँ पे 60-40 कर रहे हैं ना, यहाँ 60-40 कर रहे हैं। सपोज करो एक चीज कि मेरे पास ब्लॉक ऑफ असेट है मेरे पास, जिसकी WDV आ रही है, सपोज करना, चलो 1000 आ रही है, ठीक है, 1000 आ रही है WDV। मैंने इसमें से डेप्रिसिएशन क्लेम किया, सपोज करना 150 रुपये 15% के रेट से, 15% के रेट से मैंने 150 रुपये का डेप्रिसिएशन क्लेम किया, मेरे पास कितना आया? 850। तो मैं क्या बोलूं, मैं डेप्रिसिएशन कितना, क्योंकि अब मुझे क्या करना है, मुझे सारे एक्सपेंसेस का, सारे, देखो समझो बात को, क्या होता है, ये आपकी इनकम है, इनकम समझ लो कुछ है, समथिंग है,
इनकम है उसमें से मैंने एक्सपेंसेस घटाए, ठीक है, एक्सपेंसेस घटाए। सपोज करो मेरी इनकम है 2000 रुपये, मैंने एक्सपेंसेस घटाए उसमें से 1500 रुपये, ठीक है, मेरे पास 500 रुपये बचा है। अब वो गवर्नमेंट क्या कह रही है, पहले आप सारे डिडक्शन ले लीजिए, उसके बाद जो इनकम आ रही है उसका 60-40 कर दीजिए, समझ रहे हो, 60% 40% कर दीजिए, कह रही है। इसका मतलब 500 रुपये, तो 500 का 60% 300 रुपये, अब 500 का 40% 200 रुपये। तो ये आपकी क्या मान ली जाएगी, एग्रीकल्चर इनकम, ये आपकी एग्रीकल्चर इनकम और ये आपकी बिजनेस इनकम मान ली जाएगी। बात समझ में आती है, 200 रुपये बिजनेस इनकम मानी जाएगी। अब बात ये हो रही है साहब, अच्छा ये कैलकुलेट करने का ये तरीका, या फिर अगर मुझे बिजनेस इनकम कैलकुलेट करना है तो मैं सबका 40% कर दूं। 2000 का 40%, सर 2000 का 40% बताओ 800 रुपये, और 1500 का भी 40% कर दूं तो 1500 का 40% 600 रुपये, बचा कितना, 200 रुपये। यानी जब आप 40% यहां कर रहे हो, यानी प्रॉफिट को आप 40% अगर कर रहे हो, प्रॉफिट को 40% कर रहे हो तो 200 रुपये आ रहा है। या फिर आप इसका भी 40% कर दो, इसका भी 40% कर दो, दोनों का आपस में घटा लो तो भी 200 रुपये आ रहा है। बात समझ में आ रही है? हाँ सर, सर ये क्यों समझा रहे हो आप, ये तो आएगा ही, मैथमेटिकल ही है। ठीक है, अब समझना मेरी बात को। गवर्नमेंट ने बोला कि सारे डिडक्शन ले लीजिए, 33AB वाला भी ले लीजिए, डेप्रिसिएशन भी ले लीजिए, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे डेप्रिसिएशन का जो 1500 रुपये में जो डेप्रिसिएशन का एलिमेंट था, क्या वो भी 60-40 हो गया? बताओ, क्या 60-40 वो भी हो गया? आंसर इज यस, वो भी 60-40 हो गया। यानी गवर्नमेंट ने क्या कहा, 60% आपकी एग्रीकल्चर डेप्रिसिएशन का 60% पोर्शन आपका एग्रीकल्चरल इनकम के रिस्पेक्ट में हुआ है और 40% आपका बिजनेस इनकम के रिस्पेक्ट में डेप्रिसिएशन है। बोलो, डेप्रिसिएशन का जो खर्चा है उसका 60% आपका एग्रीकल्चरल के रिस्पेक्ट में है, 40% आपका नॉन एग्रीकल्चरल के रिस्पेक्ट में है, पीजीबीपी की इनकम के रिस्पेक्ट में है। ठीक है साहब, तो बात ये हो रही है कि सब जब मैं WDV निकालूंगा, ठीक है, ये है ओपनिंग WDV, ये है डेप्रिसिएशन, ये है आपका क्लोजिंग WDV, ठीक है, WDV। अब ये रफली फिगर, अब इसमें से नहीं है, मैंने बताया नहीं कितना रुपए डेप्रिसिएशन है, ठीक है। तो मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे कि साहब WDV जब निकालूंगा तो यहाँ से मैं सिर्फ बिजनेस पोर्शन का घटाऊं क्या, यहाँ से सिर्फ मैं बिजनेस वाले पोर्शन का घटाऊं या पूरा 150 घटाऊं? तो गवर्नमेंट कहती है आप पूरा 150 घटाओगे। गवर्नमेंट कहती है, इसमें सुप्रीम कोर्ट तक बात पहुंच गई थी और फाइनली डिसाइड ये हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि आप पूरा 150 घटाएंगे। ऐसा नहीं कि वो नो डाउट कि इस 150 में 60% आपका एग्रीकल्चर इनकम के रिस्पेक्ट में है और 40% आपका बिजनेस इनकम के रिस्पेक्ट में है, लेकिन आप जब घटाओगे तो आप पूरा 150 घटाओगे और 850 WDV बनेगी अगले साल के लिए, ठीक है। और फिर अगले साल में फिर डेप्रिसिएशन क्लेम किया जाएगा और ये भी पूरा अलाउड होगा, ये नहीं कि उसका सिर्फ 40% आप अलाउ करोगे। बात समझ में आती है क्या? तो ये यहाँ पर बात लिखी हुई है साफ साफ कि इनकम ऑफ असेसी इज पार्टली फ्रॉम बिजनेस, अगर पार्टली बिजनेस है पार्टली एग्रीकल्चर है, देन डेप्रिसिएशन हैज टू बी कैलकुलेटेड ऑन अजम्पशन। डेप्रिसिएशन ऐसे कैलकुलेट किया जाएगा इस अजम्पशन के बेसिस पे कि जितनी भी इनकम है असेसी की वो सब बिजनेस से है, और इस तरह से डेप्रिसिएशन कैलकुलेटेड शैल बी डीम्ड टू बी अलाउड टू द असेसी, ऐसा माना जाएगा कि उसको अलाउ कर दिया गया है। टोटल डेप्रिसिएशन जो है वो आपका रिड्यूस कर दिया जाएगा फ्रॉम द WDV ऑफ ब्लॉक। ऐसा नहीं कि सिर्फ नॉन मतलब बिजनेस पोर्शन के रिस्पेक्ट का ही घटाएंगे, पूरा पूरा घटा देंगे। अच्छा, अब मैंने आपको बोला कि आपके पापा गांव में खेती होती है उनकी, जिसको उन्होंने हुंडा बटैया पे दे रखा है, और क्यों नहीं जा पाते हैं, क्यों हुंडा बटैया पे दे रखा है? क्योंकि उनका कोई नौकरी है इधर आपका शहर में, या फिर उनका कोई बिजनेस है इधर शहर में। तो क्या उनकी एग्रीकल्चरल इनकम एग्जेम्प्ट है? मैंने बोला था अभी तो हाँ बोल दे रहा हूँ, बट एक्चुअली में नहीं। उनकी एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट है क्या? कि मैंने बोला था अभी तो मैं हाँ बोल देता हूँ, बट आगे आप देखोगे कि उनकी एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट नहीं है। चलो अब देखो क्या लिखते हैं उसके ऊपर, पार्शियल इंटीग्रेशन ऑफ एग्रीकल्चरल इनकम विथ नॉन एग्रीकल्चरल इनकम, ठीक है। ये देखने की बात है, क्या कहते हैं, अगर कोई पर्सन इंडिविजुअल है या HUF है या AOP है या BOI है या AJP है, ठीक है, और उसकी नेट एग्रीकल्चरल इनकम जो है वो 5000 पर एनम से ज्यादा है, अगर उसकी खेती बाड़ी वाली इनकम 5000 से ज्यादा है, प्लस उसकी नॉन एग्रीकल्चर यानी सैलरी की या PGBP की इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा है, यानी 2.5 लाख से ज्यादा है, 5000 से ऊपर उसकी एग्रीकल्चर इनकम है और बाकी उसकी नॉन एग्रीकल्चर इनकम जो है वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा है, तो फिर आपके लिए
ऐसा नहीं कि पूरी की पूरी एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट है, तो फिर हम कुछ इस तरीके से एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट करेंगे। कैसे करेंगे साहब, देखिएगा, टैक्स ऐसे कैलकुलेट किया जाएगा। पहले आप ऐड करेंगे नॉन एग्रीकल्चरल इनकम को विथ नेट एग्रीकल्चरल इनकम से। पहले नॉन एग्रीकल्चरल इनकम यानी बिजनेस वाली इनकम, एग्रीकल्चर, दोनों को आपस में इकट्ठा कर दीजिए, दोनों जोड़ दीजिए और उस पर टैक्स निकाल लीजिए। ऐसा मानिए कि कुछ भी एग्जेम्प्ट नहीं है, उस पर टैक्स निकाल लीजिए। एग्रीकल्चर नॉन एग्रीकल्चर सब जोड़ दीजिए, उस पर टैक्स निकाल दीजिए, ठीक है। अच्छा, फिर क्या कीजिए, फिर आप नेट एग्रीकल्चरल इनकम को, ठीक है, नेट एग्रीकल्चरल इनकम को एंड द मैक्सिमम एग्जम्पशन लिमिट, जो भी आपकी मैक्सिमम एग्जम्पशन लिमिट है, इन दोनों को आपस में जोड़ दीजिए, ऐड कर दीजिए। यानी कि 2.5 लाख का स्लैब जो है, 2.5 लाख का आपका एग्जम्पशन मिला हुआ है, बेसिक एग्जम्पशन 2.5 लाख में आप एग्रीकल्चर इनकम को ऐड कर दीजिए, 2.5 लाख में आप एग्रीकल्चर इनकम को ऐड कर दीजिए और उस ऐड करके उस पर टैक्स निकालिए, ठीक है। जो भी बेसिक एमिशन लिमिट मैक्सिमम अवेलेबल है, 2.5 लाख अवेलेबल तो 2.5, किसी को 3 अवेलेबल होती है तो 3 में ऐड कर दीजिए, किसी को 5 अवेलेबल होती है तो 5 में ऐड कर दीजिए और फिर उस पर टैक्स निकाल लीजिए, एग्रीगेट कर लीजिए, उस पर टैक्स निकाल लीजिए। अब पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 को आपस में माइनस कर दीजिए, स्टेप 1 माइनस 2 कर दीजिए, ठीक है, स्टेप 1 माइनस 2 कर दीजिए। अब ये आपका टैक्स लगेगा, इतना रुपए का आपका टैक्स लगेगा। अब उस पर कहते हैं, देख लीजिए, अगर आपकी टोटल इनकम वो 50 लाख वाली बात आ जाती है, से ज़्यादा है तो आप सरचार्ज के लिए लायबल हो, तो सरचार्ज वर्चार्ज लगना है तो वो लगा लीजिए। रिबेट वेट अगर आपको मिलना है 87A का तो वो दे दीजिए। उसके बाद आपका जो टैक्स पेबल बनता है उस पर आप हायर एंड हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट ऑफ 4% ऐड कर दीजिए और इस प्रकार से आपका फाइनल टैक्स लायबिलिटी निकल कर आ जाएगा। सर समझ में नहीं आई बात, समझो मेरी बात। सपोज करो आपको बेसिक एग्जम्पशन लिमिट जो है वो 2.5 लाख की अवेलेबल है, ठीक सर। आपकी इनकम जो है वो सपोज करना कि 4 लाख रुपए है, 4 लाख रुपए है, ठीक है। आपकी टोटल इनकम 4 लाख रुपए है। तो फिर अब एग्रीकल्चर इनकम की बात कर लेते हैं। एग्रीकल्चर इनकम मान लो आपकी 10,000 रुपए है। क्या आप, अच्छा, आप एक इंडिविजुअल हो तभी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है। आप क्या हो, इंडिविजुअल। तो क्या आप इंडिविजुअल हो? जी साहब इंडिविजुअल हो। क्या आपकी एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से ज्यादा है? आंसर इज यस। क्या आपकी टोटल इनकम मतलब नॉन एग्रीकल्चर इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा है? जी सर, मेरी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा है। तो आपके ऊपर इंटीग्रेशन फार्मूला लग गया। अब आप क्या करो, एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर दोनों को जोड़ दीजिए, 4,10,000, इस पे टैक्स निकाल लीजिए। चलिए साहब निकाल लेते हैं। 2.5 पर निल। अच्छा, अगले 4,10 में से 2.5 घटा लीजिए और इस पे लग जाएगा आपका 5% के रेट से। कितना होता है बताता हूँ मैं छोटी छोटी बातों पे कैलकुलेटर निकाल लेता हूँ, तलवारें चला देता हूँ, मैं बताता हूँ कितना होता है आपको। 4.1 माइनस 2.5 1.6 पे 5% 0.05, ये आता है बेटा 8,000 रुपये। 8,000 रुपये आता है। 4,10,000 में से अगर आप 250 घटा देंगे तो आएगा 1,60,000, उसका 0.05, ये आपका आता है 8,000 रुपये, ठीक है। ये रख लीजिए। स्टेप 1 में आपका इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो 8,000 रुपये आपका निकल कर आता है, ठीक है। अब स्टेप 2 में आपको क्या करना है, ये था स्टेप 1। अब 2 में क्या करना है सर? 2 में हमें क्या करना है, बेसिक एमिशन लिमिट में 2.5 लाख में हमें क्या जोड़ देना है, नॉन मतलब एग्रीकल्चर इनकम, ये कितनी हो जाती है 260, इस पर टैक्स निकाल लीजिए, ठीक है। इस पर टैक्स निकाल लीजिए तो 2.5 तक तो नील है, बचा हुआ कितना है 10, इस पे कितना लगेगा 5%। तो 10,000 का 5% कितना होता है सर? 10,000 का 5% बेटा 500 रुपये होता है, ठीक है। इन दोनों को ऐड कर दीजिए 500 रुपये, इन दोनों को ऐड कर दीजिए 500 रुपये। अब क्या कीजिए, स्टेप 1 माइनस 2 कर दीजिए तो 8,000 माइनस 500 रुपये 7,500 रुपये आपका बनेगा। इस पर सरचार्ज लगना है तो सरचार्ज लगा दीजिए और सेस जोड़ना है तो सेस जोड़ दीजिए। 87A का रिबेट देना है तो वो दे दीजिए, ठीक है। बात समझ में आ रही है? 7,500 रुपये, 300 रुपये ये आएगा आपका, टोटल आपका 7,800 रुपये हो जाएगा। 7,800 रुपीज़ आपका हो जाएगा। बात समझ में आती है? जी सर, हमें बात समझ में आती है। तो यहाँ पर ये हो गया आपका। सर इससे फ़र्क क्या पड़ा अगर मैं अच्छा सुनिए, इससे फ़र्क क्या पड़ा अगर सर मैं 4 लाख पे सीधा टैक्स निकालूं तो कितना बनता है बताओ साहब? 1.5 लाख मैं 4 लाख पे सीधा टैक्स निकालो आप तो 2.5 एग्जेम्प्ट, बचा हुआ 1.5 पे 0.05 यानी 7,500 प्लस 4% सेस आपका, ठीक है।
4%, सेस आपका 300 रुपये 7800। तो सर यहाँ भी 7800, यहाँ भी 7800, फर्क क्या पड़ता है? फर्क क्या पड़ता है? अगर मैं 4 लाख पे निकाल लूँ 4 लाख पे तो 2.5 तक एग्जेम्प्ट नील, बचे हुए 1.5 पे 5%, वो 7500 आता है, और उसमें आप 4% ऐड कर लो, सेस 7800 आता है। क्या फर्क पड़ा? यहाँ भी 7800, यहाँ भी 7800। बेटा फर्क अभी नहीं पड़ा, फर्क पड़ेगा अब। अब सपोज करो आपकी एग्रीकल्चर इनकम 4 लाख नहीं, अब ये एग्रीकल्चर इनकम है आपकी 6 लाख रुपए, ठीक। और यहाँ पे नॉन एग्रीकल्चर इनकम आपकी 6 लाख रुपए और एग्रीकल्चर इनकम आपकी 10,000 ही रहने देते हैं। अब समझना, अगर आप अब इसको छेड़ोगे तो कैसे होगा? कहते हैं 6 लाख और 10,000 को ऐड कर दीजिए, 6 लाख 10,000, इस पे निकाल लीजिए टैक्स, पहले 2.5 पे नील, अगले 2.5 पे आपका 5%, 12,500, अगले जो 5 के ऊपर जो इनकम है 1.10 उस पर 20%, यानी कि 1,10,000 पे 20% कितना होता है बेटा? 1,10,000 का 20% 22,000 रुपये सर, 22,000 रुपये होता है। दोनों को ऐड कीजिए, मतलब सब ऐड कीजिए आपस में, तो ये होता है सर 22,000 प्लस 12,500, 34,500 सर, 34,500, ठीक है। अच्छा, अब कहते हैं नॉन एग्रीकल्चर, मतलब एग्रीकल्चर इनकम को ऐड कीजिए बेसिक एम्पशन लिमिट से। तो एग्रीकल्चर बेसिक एम्पशन लिमिट 2.5 लाख और 10,000 रुपये की आपकी एग्रीकल्चर इनकम 260। अब इस पे टैक्स निकालिए तो सर 2.5 तक नील, 10,000 पे 5% यानी 500 रुपये। अब इन दोनों को आपस में घटा लीजिए तो 34,000, 500 में से 500 घट गया, 34,500 में से 500 घटा तो 34,000 रुपये। इस पे आप अपना 4% ऐड कर लीजिए, ठीक है। 34,000 गुड़े 0.04, 1,360 रुपये, ठीक है। ये आएगा आपका 1,360 रुपये। कितना हुआ? 34,000, 35,360, 35,360। अच्छा जरा अब चेक करो कि क्या 6 लाख में हम सीधा निकालते हैं अगर टैक्स तो इतना ही आता क्या? पहले 2.5 पे नील, अगले 2.5 पे 5% यानी 12,500, और अगले 1 लाख पे 20% यानी 20,000। तो 20 12 32,500 प्लस 4% सेस 32,500 गुड़े 0.04, 1,300 रुपये, ये 1,300 होगा प्लस 32,500, ये आता 33,800, 33,800 रुपये। पहले कितना आया था? 35,360 और यहाँ पे आया है 33,800। क्या डिफरेंस है? आंसर इज यस, डिफरेंस है। तो सर एग्रीकल्चरल ये इंटीग्रेशन मेथड से कब तक फर्क नहीं पड़ेगा? इंटीग्रेशन मेथड जो पार्शियल इंटीग्रेशन कर रहे हैं इससे तब तक फर्क नहीं पड़ेगा जब तक आप पहले स्लैब में हो। पहले स्लैब मतलब 5% वाली स्लैब में हो, तब तक आपकी टोटल टैक्स लायबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट अगर आपकी इनकम ज्यादा है, आप पहला स्लैब या दूसरा स्लैब मतलब 5% वाला स्लैब क्रॉस कर जाते हो, 20% में आ जाते हो, 30% में आ जाते हो, तब तो आपके टैक्स आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में फर्क पड़ेगा और एक तरह से एग्रीकल्चर इनकम पर भी टैक्स लग जाएगा। बात समझ में आती है क्या? बिल्कुल सर, हमें बात समझ में आती है, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर देखेंगे आप तो आपका जो एग्रीकल्चर इनकम है वो सबके लिए एग्जेम्प्ट नहीं होता है, हर आदमी के लिए एग्जेम्प्ट नहीं होता। अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम मतलब नॉन एग्रीकल्चर इनकम ज़्यादा है यानी कि 5% वाले स्लैब को पार करती है तो फिर आपके ऊपर पार्शियल वो मतलब ऐसा नहीं कि तब पार्शियल लगेगा, पार्शियल तो आपका तभी लग जाएगा जब आपकी एग्रीकल्चर इनकम बेसिक से ज़्यादा, सॉरी एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से ज़्यादा है, नॉन एग्रीकल्चर बेसिक इनकम लिमिट से ज़्यादा है और आप इंडिविजुअल HUF या AOP BOI AJP में से कुछ भी हो, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो आपके ऊपर पार्शियल इंटीग्रेटेड मेथड लगेगा। लेकिन पार्शियल इंटीग्रेटेड मेथड का लाभ कब तक मिलेगा? जब तक आप पहले स्लैब में हो। अच्छा, हानि कब होने लगेगी? जैसे ही आप पहला स्लैब क्रॉस कर जाओगे, दूसरे स्लैब या तीसरे स्लैब में आ जाओगे तो फिर आपको लॉस होने लगेगा। अच्छा, ये एग्रीगेशन का जो प्रोविजन है वो अप्लाई नहीं होता है कंपनी पे, LLP पे, फर्म पे, कोऑपरेटिव सोसाइटी पे और लोकल अथॉरिटी पे। इन लोग की अगर एग्रीकल्चर इनकम है तो वहाँ क्लबिंग मतलब ये पार्शियल इंटीग्रेशन मेथड नहीं लगाते हैं। ऑब्वियसली बात है, ऊपर मैंने लिखा भी था कि पार्शियल इंटीग्रेशन मेथड कब लगेगा? जब पर्सन इंडिविजुअल है, HUF है, AOP है, BOI है, AJP है, तभी लगेगा। तो इसी के साथ आपका एग्रीकल्चर इनकम का टॉपिक समाप्त होता है। थैंक यू, टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।